हेलो व्यूअर्स, आज का ये क्लास 9th के लिए लास्ट वीडियोज़ में आपको कोशिका की संरचना के विषय में बताया गया। केवल 2 कोशिकाएं बचे हुए हैं, एक केंद्रक, दूसरा क्रोमोसोम्स। तो आज इस वीडियो में आपको दोनों बताए जाएंगे। केंद्रक देखिए, पहला है केंद्रक। केंद्रक जो है कोशिका के अंदर, प्रत्येक कोशिका के अंदर का घना भाग है। प्रत्येक कोशिका के अंदर घना भाग है। जंतु कोशिकाओं में यह लगभग बीच में पाया जाता है, परंतु वनस्पत कोशिकाओं में यह रेक्टिकाओं के बड़े होने के कारण कुछ किनारे पाया जाता है। वनस्पत कोशिकाओं के जो पत्तियों के बाह्य त्वचा की कोशिकाएं हैं, उसमें यह केंद्रक किनारे पाया जाता है। तो केंद्रक की स्थिति लगभग मध्य में होती है, इसीलिए इसका नाम शायद केंद्रक है। केंद्रक क्या है? कोशिकाओं का वह घना भाग है जो लगभग मध्य में पाया जाता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। उन्होंने देखा केंद्रक के अंदर कुछ घना भाग है और उसका नाम, चूंकि केंद्र में होने के कारण, उसका नाम केंद्रक रख दिया। वितरण। केंद्रक प्रायः एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। कुछ विभिन्न परिस्थितियों के कारण कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। जैसे पैरामीशियम में 2 केंद्रक पाया जाता है, एक गुरु केंद्रक जो बड़ा होता है, एक लघु केंद्रक जो छोटा होता है। परंतु उसमें से एक ही केंद्रक सक्रिय होता है, दूसरा निष्क्रिय अवस्था में रहता है। इसी तरह से कुछ और कोशिकाओं में भी विभिन्न कारणों से, जैसे 2 कोशिकाओं के बीच यदि उसकी भित्ति गल गई तो वह द्विकेंद्रकीय दिखाई देता है। परंतु लगभग सभी कोशिकाओं में एक केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के बिना कोशिकाओं का अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि केंद्रक ही कोशिका के सभी कार्यों का नियंत्रण करता है। यही प्रशासक है, यही कोशिका का, समझ लीजिए, मालिक है। यह अब रही बात केंद्रक का आकार। केंद्रक का आकार लगभग गोलाकार होता है और संपूर्ण कोशिका का 1/20वां भाग होता है। इस तरह से जंतु कोशिकाओं में यह आकार कुछ बड़ा होता है, वनस्पत कोशिकाओं में यह आकार अनुपात कुछ छोटा होता है। केंद्रक की संरचना। केंद्रक की संरचना देखें, ये चित्र बनाया गया है। बाहर से केंद्रक देखने पर एकदम गोल और छिद्रित दिखाई देता है। ये बाहर से दिखाया गया है कि पूरा देखने पर कैसे दिखाई देता है। देखिए, इसमें छिद्र हैं तमाम, और ये गेंद के आकार की, छिद्रित गेंद के जैसी ये होती है। अब इसको हम काट देते हैं तो इसके अंदर की संरचनाएं दिखाई देती। अब देखें, केंद्रक की संरचना में इसके 4 भाग हैं। नंबर 1, केंद्रक कला। यह केंद्रक कला देखिए 2 भित्तियों की बनी होती है, जिनमें जगह जगह छिद्र होते हैं। 2 भित्तियों की बनी होती है। बाहरी भित्ति को बाह्य केंद्रक कला, भीतरी भित्ति को भीतरी केंद्रक कला कहते हैं। बाह्य केंद्रक कला पर राइबोसोम्स लगे होते हैं। ये राइबोसोम्स लगे हुए हैं, जहां पर कहीं कहीं पर ER भी उसमें से निकले होते हैं। ER भी निकले होते हैं और ये राइबोसोम्स उस पर लगे होते हैं। इसीलिए बाह्य कला जो है खुरदुरी होती है, लेकिन भीतरी कला सपाट होती है। ये ER है, ये निकले हुए हैं। ऐसे बहुत सारे ER इसमें निकले हुए आपको मिलेंगे। ER कलिकाओं जैसी संरचना है, जिसे आप पढ़ चुके हैं। फिर केंद्रक कला के दोनों भित्तियों के बीच लगभग 5 अंगस्ट्रॉम की जगह होती है, जिसमें द्रव्य भरा रहता है। इसके अंदर जो भी भरा हुआ रस, विलयन, संरचना आदि का भाग है,
उसको केंद्रक का मैट्रिक्स या केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन आदि पाए जाते हैं। केंद्रक में मुख्य रूप से मैसेंजर आरएनए बहुतायत से पाए जाते हैं। ये केंद्रक कला हो गया, केंद्रक द्रव्य। फिर केंद्रक जालिका, केंद्रक में धागे जैसी रचनाओं की उलझी हुई जाल होती है। बच्चों यही वास्तव में क्रोमैटिन कहें या न्यूक्लियर रेटिकुलम कहें या केंद्रक जालिका कहें, वास्तव में यही डीएनए है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। कोशिका विभाजन के अंत अवस्थाओं में यही केंद्रक जालिका संघनित होकर के गुणसूत्र बनाती है। गुणसूत्र की संरचना अभी आपको बताई जाएगी। ये केंद्रक जालिका है। केंद्रक में एक या दो या अधिक, कम से कम दो, प्रायः दो पाए जाते हैं। घना भाग होता है जो प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। इस पर कोई झिल्ली नहीं लगी होती है, जिसे केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका की खोज बच्चों फोंटाना ने किया था। फोंटाना ने किया था। यह केंद्रिका प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है, जो आरएनए और प्रोटीन के संग्रह का कार्य करती है। अब हम देखें केंद्रक के कार्य। केंद्रक के कार्य में नंबर 1 नोट करें। केंद्रक कोशिका का प्रशासनिक केंद्र है। केंद्रक कोशिका का प्रशासनिक केंद्र है, अर्थात केंद्रक कोशिका के समस्त कार्यों का नियंत्रण करती है। नंबर 1 हो गया केंद्रक। नंबर 2, केंद्रक के डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। केंद्रक के डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। नंबर 3, केंद्रक कोशिका विभाजन में भाग लेता है सीधे। पहले कोशिका विभाजन में केंद्रकीय विभाजन ही होता है, केंद्रक कोशिका विभाजन में भाग लेता है। चौथा, केंद्रक से ही कोशिका का अस्तित्व संभव है, यानी केंद्रक के बिना कोशिका का अस्तित्व संभव नहीं है। केवल लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसीलिए बच्चों उसका जीवन काल मात्र 120 दिन का होता है। पुनः देखते हैं केंद्रक का कार्य। नंबर 1, केंद्रक कोशिका का प्रशासनिक केंद्र है। नंबर 2, इसके डीएनए से एमआरएनए या आरएनए का निर्माण होता है। नंबर 3, केंद्रक कोशिका विभाजन में भाग लेता है, जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर 1 से 2 बनती हैं। नंबर 4, केंद्रक के बिना कोशिका का अस्तित्व संभव नहीं है। गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने किया था, परंतु गुणसूत्र नाम जॉनसन ने रखा था। उन्होंने जीन की भी खोज की थी। तो हम देखें गुणसूत्र क्या होते हैं। केंद्रक में जो केंद्रक जालिका है, वह विभाजन के समय संघनित होकर छोटे और मोटे होकर दिखाई देने लगते हैं। केंद्रक के केंद्रक जालिका कोशिका विभाजन के समय छोटे और मोटे होकर दिखाई देते हैं। इन्हें क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम का अर्थ होता है रंग पकड़ने वाली रचनाएं, अर्थात जब इन्हें रंगा जाता है कोशिका विभाजन के समय तो ये रंगीन दिखाई देती हैं, इसीलिए इसका नाम क्रोमोसोम पड़ा है। क्रोमो और सोमा, क्रोमो मतलब रंगीन, सोमा मतलब बॉडी, रचनाएं क्रोमोसोम्स होती हैं। तो क्रोमोसोम्स क्या हैं? कोशिका विभाजन के समय रंगीन पतले पतले धागे जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, इन्हीं को क्रोमोसोम्स कहते हैं। वास्तव में यह क्रोमैटिन जालिका डीएनए का संघनित और कुंडलित रूप होता है। एक सामान्य क्रोमोसोम्स की संरचना देखें कि इसके एक भाग
प्राथमिक संकीर्णन कंडेंसेड होता है उसे सेंट्रोमियर कहते हैं या गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। यहाँ से इसकी दो भुजाएं, दो आर्म दिखाई देती हैं जिन्हें क्रोमैटिड्स कहते हैं। अन्य भुजाओं में अंदर जो है क्रोमोनिमेटा दानेदार रचनाओं की लड़ियां होती हैं जो संभवतः जीन्स होते हैं, वो क्रोमोनिमेटा कहलाते हैं। उनके एक एक दानों को क्रोमोमियर कहते हैं। इस पर फैले हुए पतले प्रोटीन के आवरण को पेलिकल कहते हैं। कुछ क्रोमोसोम्स में द्वितीयक संकीर्णन भी होता है। इसके बाद के फूले हुए भाग को सैटेलाइट बॉडी कहते हैं। पुनः देखें, क्रोमोसोम्स में प्राथमिक संकीर्णन भाग होता है जो मुख्य सेंट्रोमियर कहलाता है। इसके दोनों ओर की भुजाएं आर्म कहलाती हैं। कुछ क्रोमोसोम्स में आर्म का द्वितीयक संकीर्णन होता है। इसके बाद के भाग को सैटेलाइट बॉडी कहते हैं। ये महीन आवरण प्रोटीन के बने महीन आवरण से ढके होते हैं जिन्हें पेरिकल कहते हैं। इनमें दानेदार रचनाओं की लड़ी मिलती है जिन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं और उनके दानों को क्रोमोमियर कहते हैं। अब देखें क्रोमोसोम्स के प्रकार, गुणसूत्रों के प्रकार। ये गुणसूत्र बिंदु के आधार पर गुणसूत्र निम्न प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर, गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर के आधार पर गुणसूत्र निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक्रोसेंट्रिक, ऐसा गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु नहीं होता या एकदम शीर्ष पर होता है उसे एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। एसेंट्रिक कहते हैं, मतलब उसमें सेंट्रोमियर नहीं होता। एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर एक शीर्ष पर होता है। ऐसे गुणसूत्र में केवल एक ही भुजा होती है। सब मेटासेंट्रिक, इसमें गुणसूत्र बिंदु आधे से एक भुजा बड़ी और दूसरी भुजा छोटी होती है, आधे से अधिक, इसीलिए इसे सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। मेटासेंट्रिक जिसमें गुणसूत्र बिंदु मध्य में होता है और दोनों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, इसे गुणसूत्र मेटासेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं। अब हम देखेंगे इसके कार्य। गुणसूत्र का मुख्य कार्य विभाजन करके नई कोशिकाओं में पहुंचना, अर्थात यह आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निहित करने वाले केंद्रक के वाहक होते हैं। गुणसूत्र के कार्य क्या है? गुणसूत्र आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं तथा यह कोशिका विभाजन में भाग लेते हैं, जिससे डीएनए एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचता है। तो दो कार्य बेटा कि गुणसूत्र आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं। गुणसूत्र आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन में भाग लेते हैं और माता पिता के गुणों को संतानों में पहुंचाते हैं। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक ऑस्मोसिस और मियोसिस।